क्या आप जानते हैं कि जब पूरी दुनिया संरक्षणवाद और व्यापारिक तनावों से जूझ रही है, तब भी भारत का निर्यात रिकॉर्ड तोड़ रहा है। लेकिन इस चमकती तस्वीर के पीछे एक गहरा सवाल छिपा है। क्या भारत की ये सफलता टिकाऊ है? आज हम इसी के परते उधेड़ेंगे। सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी में आपका स्वागत है। और चर्चा शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है और ये आपकी तैयारी में सच में मदद करता है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और अगर मुमकिन हो तो पेड मेंबरशिप से जुड़ने पर भी विचार करें। आपका छोटा सा योगदान भी हमें ऐसा कंटेंट लाते रहने में बहुत मदद करता है। हाँ, और हमारे सभी मौजूदा सदस्यों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लाइक्स, शेयर और कमेंट्स हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। और हाँ, इस चर्चा के सभी मुफ्त नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर हैं और लीजेंड सदस्यों के लिए प्रीमियम नोट्स और मॉडल आंसर्स हमारे डिस्कॉर्ड चैनल पर हैं। तो चलिए, नवीनतम आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अध्याय 4 बाहरी क्षेत्र, एक लंबी दौड़ का खेल का विश्लेषण शुरू करते हैं। हमारा मिशन है इस अध्याय के सार को समझना कि ये जो दुनिया बदल रही है उसमें भारत अपनी जगह कैसे बना रहा है। ठीक है, तो सर्वेक्षण की शुरुआत ही एक बड़ी बात से होती है कि हाइपर ग्लोबलाइजेशन का दौर वो खत्म हो रहा है। एक मिनट, ये हाइपर ग्लोबलाइजेशन क्या है? ये सामान्य वैश्वीकरण से अलग है क्या? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, सोचिए 1990 से 2008 तक का वो दौर जब दुनिया की सारी सीमाएं व्यापार के लिए खुलती जा रही थी, टैरिफ कम हो रहे थे। मतलब कोई भी कंपनी कहीं भी फैक्ट्री लगा सकती थी और कहीं भी सामान बेच सकती थी। बिल्कुल, उसे कहते हैं हाइपर ग्लोबलाइजेशन। अब वो दौर बदल रहा है। सर्वेक्षण 3 बड़ी चुनौतियों की बात करता है। पहला, व्यापार नीति में अनिश्चितता, मतलब कि देश अचानक टैरिफ बढ़ा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। दूसरा है रणनीतिक अलगाव, जहां अमेरिका और चीन जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे पर अपनी निर्भरता कम कर रही हैं। और तीसरा, जो मुझे सबसे दिलचस्प लगा, वो है जियो इकोनॉमिक्स का उदय। इसका मतलब अब व्यापारिक रिश्ते सिर्फ मुनाफे पर नहीं बल्कि दोस्ती पर और भूगोल पर तय हो रहे हैं। ये फ्रेंड शोरिंग और नियर शोरिंग वाली बात। एकदम सही पकड़ा आपने। अब राष्ट्रीय सुरक्षा व्यापार नीति के केंद्र में आ गई है, खासकर सेमीकंडक्टर्स, महत्वपूर्ण खनिज और 5G टेलीकॉम जैसे क्षेत्रों में। अच्छा। अब देश सिर्फ ये नहीं देख रहे कि सामान कहाँ सस्ता मिल रहा है, बल्कि ये भी देख रहे हैं कि उनका सप्लायर राजनीतिक रूप से दोस्त है या नहीं। ये एक बहुत बड़ा एक फंडामेंटल बदलाव है। तो इन सब बदलावों का वैश्विक व्यापार पर असर क्या पड़ रहा है? क्या दुनिया का व्यापार सच में धीमा हो रहा है? हाँ, असर तो साफ दिख रहा है। IMF के आंकड़े वो एक चिंताजनक ट्रेंड दिखाते हैं। वैश्विक व्यापार की रफ्तार धीमी पड़ रही है। कितनी? अनुमान है कि 2024 में जो वृद्धि दर 3.5% थी, वो 2026 तक घटकर सिर्फ 2.3% रह जाएगी। और इसका असर भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं पर विकसित देशों से ज्यादा पड़ सकता है। ये तो सीधे तौर पर हमारे यूपीएससी सिलेबस से जुड़ता है। मुझे 2016 का GS पेपर 2 का सवाल याद आ रहा है। हाँ, WTO वाला। हाँ, जिसमें WTO के उद्देश्यों और दोहा दौर की बातचीत के रुकने पर सवाल था। क्या ये उसी समस्या का एक नया और शायद ज्यादा जटिल रूप है? बहुत सटीक कनेक्शन है। वो सवाल WTO के ढांचे के भीतर की चुनौतियों के बारे में था। आज की चुनौती उस ढांचे के बाहर से आ रही है। अच्छा। जहां देश अपने द्विपक्षीय और रणनीतिक हितों को बहुपक्षीय नियमों पर तरजीह दे रहे हैं। मतलब दुनिया का खेल ही बदल गया है। तो इस मुश्किल भरे माहौल में भारत का प्रदर्शन कैसा रहा है? क्योंकि आंकड़े तो कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं, है ना? भारत ने वाकई में लचीलापन दिखाया है। वित्त वर्ष 25 में हमारा कुल निर्यात यानी वस्तुएं और सेवाएं मिलाकर $825.3 बिलियन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। $825 बिलियन? ये कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। लंबी अवधि में देखें तो 2005 से 2024 के बीच वैश्विक वस्तु निर्यात में हमारी हिस्सेदारी 1% से बढ़कर 1.8% हुई है और सेवाओं में तो हम छा गए। सेवाओं में कितना? हमारी हिस्सेदारी 2% से दुगनी होकर 4.3% हो गई है। वाह! लेकिन जब हम सिर्फ वस्तु व्यापार यानी मर्चेंडाइज ट्रेड को देखते हैं तो कुल निर्यात का आंकड़ा लगभग सपाट सा लगता है। तो क्या ये सफलता कुछ ही क्षेत्रों तक सीमित है? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और सर्वेक्षण भी इसी बारीकी की ओर इशारा करता है। देखिए, अगर हम कुल वस्तु निर्यात में से पेट्रोलियम और रत्न आभूषण जैसी चीजों को हटा दें, जो बहुत अस्थिर होती हैं, हाँ, तो जो कोर निर्यात बचता है उसमें वित्त वर्ष 25 में 7.5% की शानदार वृद्धि हुई है। ये भारत की असली विनिर्माण ताकत को दिखाता है।
जो इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा और इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों से आ रही है? बिल्कुल। एक मिनट, ये बात थोड़ी उलझाने वाली है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि व्यापार घाटा बढ़ रहा है, जो हम सुनते हैं कि बुरी बात है। दूसरी तरफ सर्वेक्षण कह रहा है कि ये मेक इन इंडिया के लिए अच्छा संकेत है। ये विरोधाभास कैसे काम करता है? इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आप एक मोबाइल फोन बनाकर निर्यात करना चाहते हैं। ठीक है। तो उसके लिए आपको शायद स्क्रीन कोरिया से और चिप ताइवान से आयात करनी पड़े। तो जब आप इन चीजों का आयात करते हैं तो आपका आयात बिल बढ़ता है और व्यापार घाटा भी। हाँ, ये तो समझ आया। लेकिन फिर आप इन सब पुर्जों को भारत में जोड़कर उसमें सॉफ्टवेयर डालकर एक पूरा फोन बनाते हैं और उसे दुनिया में बेचते हैं। इससे जो निर्यात होता है उसकी कीमत आयातित पुर्जों से कहीं ज्यादा होती है। अच्छा, तो बढ़ा हुआ आयात घाटा असल में इस बात का संकेत है कि भारत अब वैश्विक सप्लाई चेन का हिस्सा बन रहा है और वैल्यू एडिशन कर रहा है। एग्जैक्टली, यही पॉइंट है। तो ये PLI यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना का असर है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो मोबाइल फोन निर्यात ही है। बिल्कुल। PNI योजना वाले क्षेत्रों में असाधारण वृद्धि हुई है। सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार पिछले 4 सालों में IT हार्डवेयर का एक्सपोर्ट औसतन हर साल 77% की रफ्तार से बढ़ा है। 77%? जी। और इलेक्ट्रॉनिक्स में यह रफ्तार लगभग 39% रही है। यह दिखाता है कि नीतिगत प्रोत्साहन सही दिशा में काम कर रहा है। ठीक है, तो विनिर्माण की कहानी दिलचस्प है, जिसमें कुछ चमकीले सितारे हैं, लेकिन भारत की असली सुपर पावर तो सेवा क्षेत्र है ना? इसमें कोई शक नहीं। ये हमारे बाहरी क्षेत्र का सबसे मजबूत स्तंभ है। वित्त वर्ष 25 में सेवा निर्यात $387.5 बिलियन के अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर था। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सेवा व्यापार से हमें इतना अधिशेष या सरप्लस मिला कि उसने हमारे वस्तु व्यापार के घाटे के लगभग 2/3 हिस्से की भरपाई कर दी। ये तो बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब ये है कि भारत की असली आर्थिक ताकत अब उसके कारखानों में नहीं, बल्कि उसके लोगों के दिमाग में है। हमारा सर्विस सेक्टर एक ऐसा इंजन बन गया है जो मैन्युफैक्चरिंग की कमियों को भी खींच रहा है। आपने बिल्कुल सही सार निकाला है। और इस वृद्धि के पीछे सिर्फ सॉफ्टवेयर ही नहीं है। एक नया और बहुत बड़ा ट्रेंड है भारत में तेजी से खुल रहे ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स यानी GCCs का। अच्छा, ये GCCs क्या है? ये कॉल सेंटर से अलग है? बहुत अलग। ये सिर्फ कॉल सेंटर्स नहीं है। यहाँ दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां अपना R&D, डिजाइन और हाई एंड एनालिटिक्स का काम करवा रही हैं। ये उच्च मूल्य वाली सेवाओं का निर्यात है। तो हमने व्यापार की तस्वीर समझ ली, जहाँ सामान के व्यापार में चुनौतियां हैं, लेकिन सेवाओं का क्षेत्र उड़ान भर रहा है। ये सब देश के दुनिया के साथ कुल लेन देन के बही खाते यानी भुगतान संतुलन या बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में कैसा दिखता है? कुल मिलाकर भारत की स्थिति काफी स्थिर और नियंत्रण में है। सबसे पहले बात करते हैं चालू खाता घाटा यानी करंट अकाउंट डेफिसिट की। रुकिए, क्या हम CAD को एक परिवार के बजट की तरह समझ सकते हैं, जहां हमारी विदेशी मुद्रा में कमाई मतलब निर्यात और बाकी आय हमारे खर्चे मतलब आयात से कम है? ये समझने का एकदम सही तरीका है। और अच्छी खबर यह है कि ये घाटा बहुत कम है। कितना कम? वित्त वर्ष 26 की पहली छमाही में ये GDP का केवल 0.8% था, जो बहुत ही आरामदायक स्तर है। अच्छा। इसका मुख्य कारण है अदृश्य यानी इनविजिबल से होने वाली मजबूत आय। इसमें हमारा बढ़ता सेवा अधिशेष और विदेशों में काम करने वाले भारतीयों द्वारा भेजा गया पैसा यानी प्रेषण, रेमिटेंसेस। सर्वेक्षण में इस पर काफी जोर दिया गया है। हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये उन लाखों भारतीयों की मेहनत की कहानी है जो अपने परिवार के लिए विदेशों में काम करते हैं। उनकी भेजी हुई छोटी छोटी रकमें मिलकर देश के लिए एक बहुत बड़ा और स्थिर आर्थिक कवच बन जाती हैं। सुना है कि ये FDI FDB ज्यादा होता है कभी-कभी। कई बार तो ये रकम भारत में आने वाले कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI से भी ज्यादा होती है। ये तो हुई चालू खाते की बात। अब आते हैं पूंजी खाते पर, जहां विदेशी निवेश का हिसाब होता है। FDI और FPI का प्रवाह कैसा है? यहाँ तस्वीर थोड़ी मिली-जुली है। सकल FDI प्रवाह बढ़ा है, जो अच्छी बात है, लेकिन उसी समय भारत से बाहर जाने वाला निवेश भी बढ़ा है और विदेशी कंपनियों ने मुनाफा भी वापस भेजा है। तो नेट FDI की ग्रोथ कम रही है? हाँ, इस वजह से शुद्ध FDI की वृद्धि सीमित रही है। तो क्या हम वियतनाम जैसे देशों से बड़ी मैन्युफैक्चरिंग FDI को आकर्षित करने की दौड़ में पीछे रह रहे हैं? ये एक वाजिब चिंता है और सर्वेक्षण भी ये मानता है कि भारत को FDI आकर्षित करने के लिए और ज्यादा प्रतिस्पर्धी बनने की जरूरत है। और FPI का क्या? जहां तक विदेशी पोर्टफोलियो निवेश यानी FPI का सवाल है,
उसमें तो काफी उतार चढ़ाव रहा है। वैश्विक अनिश्चितता और निवेशकों का पैसा अमेरिका और ताइवान के एआई संबंधित शेयरों में लगने के कारण पिछले कुछ समय में भारत से एफपीआई का शुद्ध बहिर्वाह हुआ है, मतलब पैसा बाहर गया है। तो इस तरह पैसे के आने जाने के बीच हमारा सुरक्षा कवच यानी विदेशी मुद्रा भंडार वो कितना मजबूत है? ये भारत की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। जनवरी 2026 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $701 बिलियन था। 701 बिलियन? जी, ये 11 महीने से ज्यादा के आयात के खर्चे को कवर करने के लिए काफी है। ये एक बहुत मजबूत स्थिति है जो हमें किसी भी बाहरी झटके से बचाती है। क्या इस भंडार की बनावट में कोई दिलचस्प बदलाव आ रहा है? हाँ, एक बहुत ही रोचक बदलाव ये है कि हमारे भंडार में सोने का हिस्सा तेजी से बढ़ रहा है। सोना? हाँ, मार्च 2025 से जनवरी 2026 के बीच ये लगभग $40 बिलियन बढ़ गया। और ये सिर्फ सोने की कीमतें बढ़ने से नहीं हुआ, बल्कि ये दिखाता है कि भारत का केंद्रीय बैंक भी दुनिया के दूसरे केंद्रीय बैंकों की तरह डॉलर पर निर्भरता कम करके अपने भंडार में विविधता ला रहा है। ये पूरा विश्लेषण मुझे 2013 के जीएस पेपर 3 के एक सवाल की याद दिला रहा है कि उदारीकरण का भारतीय कंपनियों पर क्या प्रभाव पड़ा। ऐसा लगता है कि ये उसी कहानी का 2026 का संस्करण है कि आज हमारी अर्थव्यवस्था वैश्विक पूंजी के उतार चढ़ाव को कैसे संभाल रही है और इसकी नई चुनौतियां क्या हैं। बिल्कुल, तब सवाल ये था कि क्या भारतीय कंपनियां एमएनसी से मुकाबला कर पा रही हैं। आज सवाल ये है कि भारतीय अर्थव्यवस्था वैश्विक पूंजी की अस्थिरता से खुद को कैसे बचा रही है। तो हमने व्यापार और विदेशी निवेश की बात की, लेकिन इन सब का असर हमारी अपनी करेंसी यानी रुपए पर क्या पड़ रहा है? ये इस अध्याय का शायद सबसे महत्वपूर्ण विश्लेषण है। सर्वेक्षण साफ कहता है कि सिर्फ विदेशी पूंजी के आने से कोई भी मुद्रा स्थायी रूप से मजबूत नहीं हो सकती। क्यों? डॉलर तो आ रहे हैं, तो रुपया मजबूत होना चाहिए ना? क्योंकि पूंजी का प्रवाह अस्थिर होता है। ये वैश्विक भावनाओं के साथ रातों रात दिशा बदल सकता है। आज आ रहा है, कल जा भी सकता है। तो फिर स्थायी मजबूती का रास्ता क्या है? इसके लिए सर्वेक्षण पूर्वी एशियाई देशों का अनुभव बताता है। जापान और दक्षिण कोरिया। उन्होंने पहले अपनी जमीन तैयार की। उन्होंने अपनी विनिर्माण और निर्यात क्षमता को इतना मजबूत बनाया कि वे दुनिया के लिए माल बनाने लगे, जिससे उन्हें लगातार ट्रेड सरप्लस मिला। उनकी मुद्रा की विश्वसनीयता इसी ठोस आर्थिक आधार पर बनी, न कि केवल अस्थायी विदेशी निवेश पर। तो भारत के लिए यहाँ क्या सबक है? सबक स्पष्ट है। स्थायी मुद्रा मजबूती के लिए 2 चीजें चाहिए। उच्च घरेलू बचत, ताकि हमें निवेश के लिए बाहरी पूंजी पर इतना निर्भर न रहना पड़े, और निरंतर बाहरी अधिशेष। बिल्कुल, जो मजबूत निर्यात प्रदर्शन से ही संभव है। हमें दुनिया के लिए सामान और सेवाएं बनानी होंगी। तो इस पूरे अध्याय का सार क्या है? इस नई मुश्किल दुनिया में भारत के लिए आगे का रास्ता क्या है? सर्वेक्षण का निष्कर्ष ये है कि वैश्विक आर्थिक माहौल अब पहली जैसा दोस्ताना नहीं रहेगा। संरक्षणवाद और भू राजनीतिक तनाव ये जारी रहेंगे। ऐसे में भारत को अपनी मौजूदा ताकतों जैसे विशाल विदेशी मुद्रा भंडार का लाभ उठाते हुए विकास की रफ्तार बनाए रखनी है। और इसके लिए हमें विनिर्माण में अपनी प्रतिस्पर्धा बढ़ानी होगी, इनोवेशन पर जोर देना होगा और घरेलू बचत को प्रोत्साहित करना होगा। बहुत ही व्यापक विश्लेषण। इसने बाहरी क्षेत्र की पूरी तस्वीर को साफ कर दिया है। जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगा। आर्थिक सर्वेक्षण एक बहुत शक्तिशाली बात कहता है। भारत को रणनीतिक लचीलेपन से रणनीतिक अनिवार्यता की ओर बढ़ना है। स्ट्रेटेजिक रेजिलियंस इज स्ट्रेटेजिक इंडिस्पेंसिबिलिटी। जी, इसका मतलब है कि भारत को न केवल वैश्विक झटकों को सहने में सक्षम होना चाहिए, बल्कि दुनिया के लिए एक ऐसा अनिवार्य भागीदार बनना है जिसके बिना वैश्विक सप्लाई चेन पूरी ही ना हो सके। ये एक शक्तिशाली विचार है। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या भारत को केवल मेड इन इंडिया पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, मतलब सिर्फ घरेलू बाजार के लिए उत्पादन करना चाहिए, या फिर हमारा असली लक्ष्य विश्व के लिए निर्मित यानी मेड फॉर द वर्ल्ड होना चाहिए, जिसके लिए हमें वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं का एक अनिवार्य हिस्सा बनना होगा, भले ही उसके लिए हमें और ज्यादा आयात क्यों न करना पड़े। बिल्कुल, एक बेहतरीन सवाल जिस पर गहराई से विचार करने की जरूरत है। आज की इस गहन चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। अगर ये विश्लेषण आपको उपयोगी लगा तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके हमें समर्थन दें। और नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम और डिस्कॉर्ड चैनल देखना न भूलें। अगले विश्लेषण तक पढ़ते रहें और बढ़ते रहें।